जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो 4 मार्च को विज्ञान का पेपर जितने बच्चे देने वाले हो तो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और यह पेपर आप लोगों को 4 मार्च को 100% देखने को मिलेगा। कोड याद कर लो 824 डीडी कोड है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं, 70 नंबर आज की इस वीडियो में आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। हर एक बच्चे का 70 में 70 बनाना चाहिए और इस वीडियो को उस बच्चे यहां शेयर कर दीजिए जो 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। एडमिट कार्ड लेकर जाएगा, देखिए 2025 का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को, सही सही 10 अंकों का रोल नंबर यहाँ पे अच्छे से डालना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को हल करने के लिए, जो 70 नंबर का पेपर है, इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। वादा करता हूं कि अगर इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हो तो 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर करके चले आओगे मेरे प्यारे बच्चों, 2.5 घंटे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, जितना क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है, पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करने हैं। यह पहला निर्देश बोला है। वही दूसरा निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ये जो पेपर है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब, 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। तीसरा है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब कि खंड अ भी और खंड ब, यह दोनों खंड जो है वो 3 उपखंडों में विभाजित है। उपखंड क ख ग में इसलिए 3 उपखंड है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के तीनों को प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों के खंड अलग अलग दिए रहेंगे। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। इसके बाद चौथा देखिए क्या है। चौथा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। इसका कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इन 20 विकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। किस पेन से रंगना होगा? तो नीले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मेरे प्यारे बच्चों काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला निर्देश देखिए, पांचवा निर्देश क्या बोला है। बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों का खंड अ में। इसके बाद है खंड ब। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न क्या है, आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है खंड ब। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब है कि खंड ब के जितने भी उपखंड रहेंगे, उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग, 3 उपखंड रहेंगे, एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के, एक बायो के। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो तीनों के उपखंड अलग अलग करने होंगे। जैसे फिजिक्स का आपने कर दिया, केमिस्ट्री का करने वाले हो तो नए पृष्ठ से आप प्रारंभ कीजिए, बायोलॉजी के करने वाले हो तो नए पृष्ठ से आप उसको प्रारंभ कीजिए, यह बोला है। इसके बाद है लास्ट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? पेपर यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में देखिए पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न और वो भी कितने नंबर के? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 नंबर के, एक एक नंबर के हिसाब से। और उसमें भी सबसे पहले आया है उपखंड क। उपखंड क मतलब फिजिक्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के, इसके बाद बायो के, तीनों के मिला के 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण है। कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करेगी कि वहां पे अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। कौन सा ऐसा कंडीशन से मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला वाला कंडीशन है, यह तभी संभव है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, तभी
अपवर्तन कोण का मान जो होगा आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूं, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, और वहां पे 50 में 50 वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आज ही इसको तैयार कर लेना इस पेपर को। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। मेरे प्यार जो कहने का मतलब है कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य की प्रकाश जब आती है तो 7 रंगों में क्या होता है, वो विभक्त हो जाता है। ये बात आपको भी मालूम है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का पहला। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R डैश तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब अनुपात पूछा है कि R1 और R2 का अनुपात बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, आप लोग कह रहा है कि R व R2 को प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध आर डैश होता है। तो अगर कुल प्रतिरोध आर डैश प्राप्त होता है और श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि आर प्लस 2R, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर डैश का जो वैल्यू होगा आर प्लस 2R होगा तो 3R हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 3R हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर बोला है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 होता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R2, अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/R और प्लस एक क्या है 2R है, तो हो जाएगा 1/2R। ये समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1/R2 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लोगे R और 2R का, तो एलसीएम हो जाएगा 2R। R से R कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2R से 2R पूरा कैंसिल, तो बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 1/R2 बराबर 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, और नीचे हो गया मेरे प्यार बच्चों 2R। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर मेरे प्यार बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे R2 का वैल्यू चाहिए तो R2 को ऊपर भेज दो। R2 जैसे ऊपर जाएगा तो इधर आपका 2R ऊपर चला जाएगा और 3 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें अनुपात पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि R1 और बटे R2 का अनुपात बताइए। तो R1 का वैल्यू कितना आया है 3R, और बटे में R2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2R, और बटे में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया। अब सिंपल आप क्या करोगे कि ये R से यह R कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का गुणा जाके ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 बराबर 3 का गुणा 3 होगा तो 3 3 9, और नीचे बच गया आपका 2। तो R1/R2 का अनुपात कितना गया 9/2, मतलब बी वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9/2। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, पूरा का पूरा मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसी वस्तु का अगर वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। मतलब अवतल दर्पण की किस स्थिति में अगर किसी वस्तु को रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और उसके फोकस बिंदु F पर अगर हम वस्तु को रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक देखने को बनेगा, और वस्तु से उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। तो कंडीशन कहाँ पे C और F के बीच रखेंगे तब एक कंडीशन होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, पूरा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर आना आप लोगों को। पांचवा प्रश्न देख लीजिए क्या है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण, बोला है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ये बात आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो यहाँ फ्लेमिंग के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या होगा। मेरे प्यारों जो सिंपल है, देखिए कैसे समझेंगे। बोला है कि कोई परिपथ है, मैं एक परिपथ बना लेता हूं और उसमें 3 प्रतिरोध जुड़े गए हैं। पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, यह तीसरा, और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका मैं बैटरी बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक एम्पियर मैंने लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे R1 प्रतिरोध हो गया, या R2 प्रतिरोध हो गया, R3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध है, एक 2 ओम, ठीक है, और एक आपका 4 ओम, और एक आपका 6 ओम। ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो धारा आई हो रहा है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है कि इसके बीच कितना विभवांतर है, इसके बीच R2 के बीच कितना विभवांतर है, और R3 के बीच कितना विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर तीनों का अलग अलग होगा मेरे प्यारों जो। अगर श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो धारा तो सेम बहेगी, तीनों में 2-2 एम्पीयर की धारा बहेगी, लेकिन विभवांतर तीनों में अलग होगा। तो मैं पहले वाला की निकालता हूं कि पहले ओम जो R1 है प्रतिरोध, इसमें विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर हम लोग नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर, ठीक है, आई मतलब धारा, तो धारा तो तीनों में समान होगा, मतलब 2 एम्पीयर, तो धारा तो 2 ही रहेगा। आर, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा, हम पहला प्रतिरोध का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। R1 कितना है, 2 ओम, तो हो जाएगा 2 ओम। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, 4 वोल्ट जो है वह यहाँ पे विभवांतर होगा पहले प्रतिरोध में। इसी तरह अगर दूसरे प्रतिरोध में निकालेंगे तो V बराबर आई आर टू, दूसरे प्रतिरोध का निकाला हो तो R2 लिख लो। तो V बराबर आई तो समान रहेगा सब में भाई, तो आई तो 2 ही रहने वाला है। R2 का वैल्यू कितना है, 4, तो इसलिए V बराबर 4 दूनी के 8 वोल्ट विभवांतर होगा दूसरे प्रतिरोध में। तीसरा हम निकालें, तीसरे वाला में कितना विभवांतर होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर थ्री, तो हो जाएगा V बराबर आई तो सेम ही रहेगा 2, और तीसरा प्रतिरोध कितना है, 6, तो यहाँ V बराबर 6 दूनी के 12 वोल्ट, तीसरे प्रतिरोध में 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो भाई 4 8 12 दिया है क्या, 4 8 12, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो कोई भी बता देगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह फिजिक्स का प्रश्न था जो कि समाप्त हो गया। अब यहाँ पे उपखंड ख स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का प्रश्न यहाँ से आपको स्टार्ट हो गया, प्रश्न नंबर 8वां से। ठीक है, तो केमिस्ट्री के प्रश्न चलिए करते हैं। देखिए क्या बोला है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के विनिमय से जो यहाँ पे यौगिक बनते हैं उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के विनिमय से ही नए यौगिक बनते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आई होप क्लियर हो। जैसे Na है तो Na प्लस है और Cl माइनस है, इनका अभिक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज होगा, तो उनके विनिमय से नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है आयनों के विनिमय से जो अभिक्रिया होके यौगिक बनते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या है, मीठे सोडे को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो खाने वाले सोडे का अणु सूत्र क्या होता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। खाने वाले सोडे का अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां जो है वह है अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण होता है अमलगम, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारों जो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों का 70 में 70 नंबर चाहिए, 69 भी नहीं पसंद है मुझे, 70 में 70 नंबर चाहिए तो चाहिए किसी कीमत पे। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 11 प्रोपेनल पूछा है कि प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल आपका यह है C3H6O, C3H6O मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें रेशियो 1:2 का रेशियो बने। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, तो ये आपका प्रोपेनल कहलाता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या है,
12वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम तो एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल दिखा बी वाला ऑप्शन देखिए। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है मेरे प्यार, जो एथेनोइक अम्ल होता है। तो 12वें का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 होता है, ये बात आपको भी मालूम होगा। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर का। तो केमिस्ट्री वाला भी खत्म। अब यहाँ से उपखंड ग स्टार्ट हो गया। उपखंड ग में मतलब बायो वाले प्रश्न आपके देखेंगे। अब बायो वाले प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में। कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि पीत का संश्लेषण होता है। तो पीत का संश्लेषण तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है मेरे प्यारों, जो तुरंत याद हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन मुकुलन होता है ईस्ट में, बी वाला 16 का बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग तो आपका शुक्रवाहिका नहीं है। बाकी तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी सभी मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग होता है, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है। 18वां देखिए, मेंडल प्रसिद्ध है। ये तो सबको मालूम है कि मेंडल प्रसिद्ध है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लीजिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। सबको मालूम है कि पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, महिला में पूछ दे तो एक्स गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए। 20वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम पूछा है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जाइलम जो होता है जल का वहन करने में, ज से जाइलम, ज से जलवाहन। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो ट्रिक बना के। तो जाइलम जल का वहन करने में। एक आपको फ्लोएम पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको क्या पूछता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। यहाँ फ है, फ मतलब एफ, एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन। तो जब भी अगर पूछे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम जो है भोजन का वहन करने में। यहाँ पे जाइलम पूछा है तो जल का वहन करने में। तो दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए ही है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब मेरे प्यारे बच्चों। वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के लिए, उसमें भी सबसे पहले उपखंड क मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न आपको पूछे गए। और पहला ही प्रश्न सिंपल है, इसको कर लीजिएगा। 4 नंबर के लिए न्यूमेरिकल है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का वैल्यू दे ही रखा है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की यहाँ पे ऊंचाई दे ही रखा है एच डैश। और यहाँ पे यू का वैल्यू दे रखा है कि वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है। भी का वैल्यू पूछा है और एच का वैल्यू आकार पूछा है उसका। प्रकृति मतलब एम का वैल्यू पूछा है। 4 नंबर लो भाई, यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा लेना, आपको मिल जाएगा तुरंत। तो 4 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत सिंपल है। दूसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस बताइए। इसका किरण आरेख बताइए। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और इसका किरण आरेख खींच लीजिएगा। 4 नंबर आपको देखिए फ्री में ले जाओगे। इतने सिंपल सिंपल प्रश्न दिए हैं। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लोगे मेरे प्यारों बच्चों, क्लियर हो जाएगा। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान है। 70 में 70 नंबर लाना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए तीसरा प्रश्न। तीसरा भी न्यूमेरिकल है, ये भी सिंपल है। देखिए बोला है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ लेना। बोला है कि यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर अगर लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न सिंपल है, 4 नंबर के लिए भाई। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। और चौथा प्रश्न है कि नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे। कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम न मालूम हो। 6 नंबर के लिए। जिनको नहीं मालूम होगा कोई बात नहीं, अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है आपको कि किसी प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को रेखांकित स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया ना कि कोई प्रिज्म है, इससे जब श्वेत प्रकाश जाती है तो 6 रंगों में विभक्त हो जाता है। बस चित्र बना लेना और यहाँ पे रंगों के 6 रंगों के नाम लिख देना, बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अधिक विचलन आपको मालूम है कि बैंगनी रंग का, कम विचलन लाल रंग का होता है। थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख देना, काम बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो गया उपखंड ग।
ठीक है। उपखंड ख में आपके केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 5वां से स्टार्ट। अब हर एक व्यक्ति को मालूम है कि ऊष्माशोषी मतलब दहन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी तो कई बार मैं बता चुका हूं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर मिलेंगे। ऊष्माक्षेपी का परिभाषा और उदाहरण दोगे तो 2 नंबर, ऊष्माशोषी का परिभाषा और उदाहरण दोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर क्लियर हो गए आपके। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बार बार कहता हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को तैयार कर लो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए, 4 नंबर ले जाइए। प्रश्न नंबर ये 6 है। 7वां प्रश्न पूछा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी आपको मालूम है ना, सक्रियता श्रेणी बना लेना पूरा सारणी, और हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रिय धातु और एक हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु का नाम भी लिख देना। 6 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अगर एक प्रश्न नहीं करना चाहते हो कोई प्रेशर नहीं है, अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न है। भर्जन क्या होता है बताओगे, 2 नंबर मिलेगा। उभय अपघटन क्या होता है बताओगे, 2 नंबर मिलेगा। संक्षारण क्या होता है उसे बताओगे, 2 नंबर मिलेगा। अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हो धातु की सक्रियता श्रेणी वाली, तो ये तीनों की परिभाषा दे दो, भर्जन, उभय अपघटन, संक्षारण, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये है प्रश्न नंबर 7वां। चलिए अब स्टार्ट होता है उपखंड ग। उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायो वाले प्रश्न आपके रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे, बायो वाले। 8वां प्रश्न देख लो क्या है, कह रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, बोला है कि मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी प्रश्न आपके 4 नंबर के, तो ऊपर वाला भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। एक, प्राकृतिक संसाधनों का संचरण कैसे होता है। पूर्ण रूप भवन मतलब पूर्व जनन किसे कहते हैं, 2 नंबर इस पे मिलेंगे। दोनों का परिभाषा दे देते हो, अच्छे से बता देते हो, 4 नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर यहाँ पे लिखा है ना। इसके बाद 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न 6 नंबर के लिए है कि मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन मतलब कि मादा का जनन तंत्र बताना है, सचित्र वर्णन करना है, 6 नंबर के लिए। अगर ये नहीं करना चाहते वर्णन कोई बात नहीं है, अथवा करके एक ऑप्शन और आपको दिया है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, कि मेंडल के जो आनुवंशिकता नियम देते हैं वो पूरे नियम को लिखिए अच्छे तरीके से, 6 नंबर दिया जाएगा। पूरा का पूरा इस पेपर को मैंने बता दिया, एनालिसिस कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। 824 ड्यूटी तैयार कर लेना, तैयार हो जाएगा 70 में 70 नंबर पक्का। 4 मार्च को जब जाओगे पेपर देने के लिए तब आप कहोगे कि हाँ क्या मैंने बताया था पेपर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।